वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो के माध्यम से हम होम साइंस के समस्त पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास एक ही वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास रहेगा। रिवीजन क्लास है ये, जो कि महासंग्राम नाम से हमने एक सीरीज बनाई। महासंग्राम क्लास के नाम से आप लोगों के समक्ष हर सब्जेक्ट का महासंग्राम वीडियो अवेलेबल था। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी होम साइंस का भी इसी प्रकार से दीजिए महासंग्राम। तो मैंने इसको कठिन परिश्रम करते आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास जो है किया है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, जितने भी दोस्त आपके पास हैं, घर में जो भी फ़ोन आपके पास है, सभी से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपका ही चैनल है, ठीक है। और एक दूसरा चैनल है यमे करेकर और एक शुक्ला IAS अकेडमी, तो उन सभी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे आपको लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, ये चैनल के उसमें होम पेज पर, तो आप देख लीजिएगा उसको। उस पर पेपर वगैरह हल करवाने का प्रयास किया था सेकंड सेमेस्टर का, तो आप उसको देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो BA सेकंड सेमेस्टर 2022 की परीक्षा के लिए, 23 की आने वाली और परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। होम साइंस का यह लेक्चर महासंग्राम क्लास 80% आपका यहीं से तैयार हो जाएगा, कहीं और भटकने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 लिखित टाइप के मॉडल पेपर ऑलरेडी हमने अवेलेबल करवा दिए हैं, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। यह वीडियो ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सब्जेक्टिव वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमने प्रश्न और उत्तर को समाहित करने का प्रयास किया है। लिखित स्वरूप में आप प्रश्न को भी देखेंगे और उत्तर को भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए हम विस्तार समझ लेते हैं। होम साइंस माने गृह विज्ञान, ठीक है। ये सभी बातों को आपको तो पता ही होगा सारी चीज़ें। तो अच्छा, गृह विज्ञान में हमको पढ़ना क्या है? वस्त्र विज्ञान व परिधान का परिचय। वस्त्र विज्ञान माने ऐसा विज्ञान जो वस्त्रों की कताई बुनाई या इस प्रकार से वस्त्र कैसे बनते हैं, उसमें कौन से धागे, ये तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें हम अध्ययन करते हैं। परिधान माने होता है एक प्रकार से कपड़ा, परिधान माने भी वस्त्र ही होता है, पहनने का कपड़ा, किस तरीके से उसको पहनना और कैसे उसको सुसज्जित करना, ये सब चीज़ें। तो इन सभी का परिचय हमको समझना है। एवं परिवार संसाधन प्रबंध, परिवार चलाने के लिए किस प्रकार की विचारधारा, किस प्रकार की मानसिकता एक स्त्री की या एक पुरुष की, जो भी घर चला रहा हो, उसकी क्या एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे मानसिकता होनी चाहिए, किस प्रकार की चीज़ें उसके अंदर डेवलप करवाई जाती हैं। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पर आप पढ़ेंगे जो कि एक घर को चलाने के लिए अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं। और वस्त्र विज्ञान और परिधान के परिचय में आप वस्त्रों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कताई बुनाई सिलाई जो है ये किस प्रकार से चीज़ें होती हैं, इन सभी को जानने का प्रयास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पहला प्रश्न है, वस्त्र विज्ञान से आप क्या समझते हैं या आप क्या समझती हैं, दोनों हो सकता है। तो देखिएगा क्या लिखेंगे कि जिस विषय के अंतर्गत वस्त्रों का निर्माण करने वाले प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों का, एक प्राकृतिक रेशे वे रेशे होते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं, कृत्रिम रेशे वे होते हैं जो हम लोग बनाते हैं। अब प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे यानी प्राकृतिक तंतु भी इसी को कहते हैं, और जो है इसी के अलावा आप जो है इसको कृत्रिम तंतु कहते हैं। तो तंतुओं का जब आप वर्गीकरण देखते हैं तो 2 प्रकार के तंतु होते हैं। एक तो प्राकृतिक तंतु या वर्ग मतलब कि प्राकृतिक वस्त्र या प्राकृतिक रेशे, या फिर जो है कृत्रिम रेशे, मतलब रेशा कहो चाहे तंतु, बात एक ही है। तो पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। अब ये समझिए आप सभी लोग कि प्राकृतिक तंतु जो होता है, प्राकृतिक रेशा जो होता है, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार का ये होता है, ठीक है। कई प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है वनस्पति जन्य रेशा। वनस्पति जन्य माने वनस्पतियों से बना हुआ, ठीक है, घास फूस या इसी प्रकार से पेड़ पौधों से बना हुआ रेशा। दूसरा होता है जंतु जन्य रेशा, यानी जंतुओं से बना हुआ रेशा, जंतुओं से बना तंतु। जंतु मतलब जैसे भेड़, ऊन वगैरह हो गई, ये सब, ठीक है। इसके अलावा जो आपका खनिज, तीसरा होता है आपका खनिज से बने हुए तंतु। अब समझो जो वनस्पति के द्वारा बनते हैं उनमें आप देखिएगा, एक तो जो है वनस्पतियों के बीज से बनते हैं, और एक बनते हैं वनस्पतियों के तने से। जैसे बीज से जो बनता है वनस्पति के, उसमें कपास जो होता है वो पौधे के किससे बनता है? बीज से बनता है। तो कपास जो होता है ये वनस्पति जन्य यानी प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत वनस्पति जन्य होते हुए ये बीज वाले तंतु होते हैं जो कि प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा
कुछ तने से बने हुए तंतु होते हैं। तने से वे तंतु बनते हैं जिनमें आप देखिए जैसे कि तने से, जैसे लिनन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लिनन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, ये सब किससे बनता है? ये सब बनता है आपका तंतु से, मतलब कि जो वनस्पति होती है उसके तना जो होता है वनस्पति का, उससे। तो कुछ जैसे कपास हो गया बीज से बनता है, और तने से बनता है लिनन, जूट, हेम्प, ये सब। ठीक, तो प्राकृतिक जो तंतु होता है वो 3 प्रकार का होता है, वनस्पतिक तंतु, जंतु और खनिज। वनस्पति भी 2 प्रकार का, एक बीज से तंतु बनते हैं और एक तने वाले। तो बीज वाले में कपास, तने वाले में लिनन, जूट और हेम्प। ठीक है। जो आपका जांतो तंतु होता है, इसमें जंतुओं से बने में, जैसे कि रेशम हो गया, रेशम के कीड़ों से बनता, तो ये जंतु से जन्य तंतु है, यानी जंतुओं से बना है, और ये सब प्राकृतिक तंतु होते हैं। ठीक है। वनस्पति कोई मनुष्य थोड़ी ना बनाता है। हम आप जाए के वनस्पति बनाते हैं कि हाँ पेड़ पौधे में पत्ती लगा दी, पेड़ लगा दिया, फूल फरा दिया, उसमें फल लगा दिया। ऐसा कभी ये देखा है कि आम अपने आप चाहो कि ऐसे आम लदा हुए पाक पाक बढ़िया खावा जाए? ऐसे तो नहीं होता ना। तो प्राकृतिक तंतुओं में जंतु जो तंतु होते, जानतो तंतु या फिर जंतु जन्य तंतु, उसमें रेशम और ऊन। ऊन किससे मिलता है? भेड़ों से मिलता है। तो भेड़ों का बाल हम लोग थोड़ी ना जमाते हैं, वो खुद ही जमता है, प्रकृति के द्वारा जमता है। तो ये चीज़। और खनिज में जैसे सोना चांदी के आभूषण स्त्रियां पहनती हैं खास करके, तो वो भी एक प्रकार से हम तंतुओं में रख सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गई आपकी प्राकृतिक तंतु। जो दूसरा आपका है रेशा, मतलब कि कृत्रिम तंतु या कृत्रिम रेशा, उसमें एक तो मानव के द्वारा बनते हैं और एक रासायनिक विधि के द्वारा। एक मानव स्वयं निर्माण करता है और एक रासायनिक विधि के द्वारा मनुष्य ही बनाता है। तो जो मानव बनाता है, मानव के द्वारा निर्मित तंतु है कृत्रिम तंतु में, उसको हम रियान कहते हैं। रियान जो होता है मानव द्वारा निर्मित एक कृत्रिम तंतु होता है, रियान। जबकि जो रासायनिक तंतु होता है ये कई प्रकार के, जैसे रासायनिक तंतुओं में आप देखिएगा नायलॉन रासायनिक विधि से बनता है, डेक्रान जो है रासायनिक विधि से बनता है अपना, और इसके अलावा एक्रिलान बनता है, आरलान बनता है। तो ये सब रासायनिक विधि से बनते हैं। तो ये आपके समझ में आ गई चीज़ें। तो आप लिखेंगे कि जिस विषय वस्तु के अंतर्गत या जिस विषय के अंतर्गत वस्त्रों का निर्माण करने वाले, अच्छा वस्त्रों का निर्माण किससे होता है? प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों को मिला करके, उसको गुथ करके ही वस्त्रों का निर्माण होता है। तो जिस विषय के अंतर्गत वस्त्रों का निर्माण करने वाले प्राकृतिक एवं कृत्रिम रेशों का वस्त्र निर्माण की समस्त विधियों का, वस्त्र की पारिष्कृति और परिसज्जा का, वस्त्रों के रख रखाव एवं संग्रह का, वस्त्रों की उचित प्रकार से धुलाई का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसी को हम वस्त्र विज्ञान कहते हैं। ऐसा विज्ञान जो क्या करता है? ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत, या ऐसा विषय जिसके अंतर्गत वस्त्रों के निर्माण करने वाले जो प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे हैं उनका, जो वस्त्र निर्माण करने की समस्त विधियां हैं उन सभी विधियों का, वस्त्र की पारिष्कृत परिसज्जा का वस्त्रों के, मतलब की परिसज्जा का, वस्त्रों के रख रखाव का, उसके वस्त्रों का संग्रह कैसे करना उसका, वस्त्रों की उचित प्रकार से धुलाई करने का, इन सभी का व्यवस्थित तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन जिस विषय वस्तु के अंतर्गत हम करते हैं वो वस्त्र विज्ञान कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा ये रही और आपके समक्ष हमने बता दी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में जरूर आता है ये प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है टेक्सटाइल शब्द से क्या अभिप्राय है? टेक्सटाइल शब्द से क्या अभिप्राय है? अंग्रेजी का शब्द है टेक्सटाइल, समझते हैं। टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ये लैटिन मूल शब्द से हुई। लैटिन भाषा एक होती है, तो लैटिन भाषा से टेक्सटाइल शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। मूल शब्द जो हुई है, मूल रूप से उत्पत्ति वो लैटिन भाषा से हुई है। और इस शब्द का प्रयोग तंतुओं से निर्मित कपड़ों के लिए किया जाता है। टेक्सटाइल मतलब होता है जो तंतु, यानी चाहे प्राकृतिक तंतु, चाहे जंतु जन्य तंतु, मतलब प्राकृतिक में जंतु जन्य प्राकृतिक तंतु, चाहे मानव द्वारा निर्मित तंतु। जब इन तंतुओं के माध्यम से बनाए गए जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को हम टेक्सटाइल बोलते हैं। इस प्रकार से वास्तव में टेक्सटाइल शब्द का प्रयोग उन कपड़ों के लिए किया जाना उपयुक्त है जो विभिन्न तंतुओं से बने हुए, अलग अलग तंतुओं से निर्मित जो वस्त्र होते हैं उन्हीं को टेक्सटाइल बोला जाता है। तो ये टेक्सटाइल का मतलब होगा। समझ में आ गई बातें? अगला प्रश्न देखिएगा, विस्तार से हम चलेंगे और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। जो हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तने से प्राप्त होने वाले तंतु कौन कौन से हैं? तो तने से प्राप्त होने वाले तंतुओं में जैसे लिनन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, मैंने बताया था ना।
तो ये सब कैसे हैं? अच्छा, लिनन, जूट, हेम्प आपसे पूछे प्राकृतिक तंतु हैं या मानव निर्मित है, तो ये प्राकृतिक तंतु है। प्राकृतिक तंतु में भी कौन से हैं? ये वनस्पति जन्य तंतु के अंतर्गत है। वनस्पति जन्य में भी आप देखिएगा तने से बनने वाले हैं ये, ठीक है। लिनन जो है तंतु जो होता है सन यानी फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। किससे? लिनन तंतु जो होता है ये सन नामक यानी फ्लैक्स नाम का एक पौधा होता है, उससे जो होता है लिनन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वस्त्र विज्ञान का क्षेत्र क्या है? यानी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत किन किन चीजों का हम अध्ययन करते हैं। वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। मेरे भैया मेरी बहनें जो भी देख रही हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो इसके अंतर्गत वस्त्र विज्ञान के क्षेत्रों में हम पहला रेशों का प्रकार देखते हैं कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, रेशों की विशेषताओं पर अध्ययन करते हैं, रेशों का उत्पादन कैसे होता है, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत। दूसरा इसका स्कोप क्या है? वस्त्र निर्माण की विविध विधियां जो होती हैं, वस्त्र बनाने के जो अलग अलग प्रकार की विधि होती है, उन सभी विधियों का अध्ययन हम वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। इसके अलावा वस्त्रों की बनावट कैसी है वह और परिसज्जा, इन दोनों का अध्ययन करने का प्रयास हम वस्त्र विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत रखने का प्रयास करते हैं। अगला है वस्त्रों का चुनाव कैसे करना है, उनको संग्रहित कैसे करना है, उसका रख रखाव कैसे हमको रखना, वस्त्रों का देखभाल कैसे करनी है, इन सभी का अध्ययन। इसके अलावा धुलाई कला का अध्ययन की धुलाई हमको वस्त्रों की, जैसे कि मान लेते स्वेटर धुलना है तो ईजी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और कोनो बढ़िया कपड़ा धुलना है तो एरियल से धोएंगे, और नॉर्मली कपड़ा अगर धोना है इधर उधर का तो कौनो निरमा मिल गया वही से बाल्टी में डाल के आराम से धो लिहन पटक के फर्श पे। तो ये होता है विधि। अच्छा, जौन आप देखिएगा जैसे कि जो कपड़े धोने की पहले की जो प्रथा थी, धोबी को कपड़े दिया जाता था, धोबी लेकर जाकर के घाट पे तालाब में जो है उसी पर एक लकड़ी का पाटा बनाता था, उसी पे कपड़े को पीटता था खूब तेज तेज, और कपड़े की मैल जो होती थी वो छूट करके चली जाती थी। ये पहले होता था, आज भी कभी कभी आप देखते होता है। अब तो वॉशिंग मशीन आ गई, वही जो है वो घुमाता रहेगा, उसी में डाल दो कपड़ा, निरमा डाल दो और जो पानी डालना है डाल दो, और उसी में से कुछ तो वॉशिंग मशीन है कि सुखाए उखाए निकाल देती हैं। तो अब विधि बदल चुकी है, तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो इन सभी का अध्ययन क्या आता है वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत। पांचवा प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि फिलामेंट की परिभाषा लिखें। फिलामेंट क्या होता है? तो फिलामेंट की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जा सकती है, ऐसा आप लिखिएगा। इस प्रकार से इस प्रकार के शब्दावलियों का प्रयोग एग्जामिनर को ज़्यादा भाती है, पसंद आती है। जब भी लिखे तो डबल इन्वर्टेड कामा में किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखे, मतलब कि इसे कोई कोटेशन देना हो, किसी की परिभाषा लिखनी हो तो डबल इन्वर्टेड कामा बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है? क्योंकि इससे इसका प्रभाव अलग पड़ता है। इससे जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी पे चेक करने वाला होता है, उसके समक्ष आपके वो पहलू जो कि आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनको आप इन्वर्टेड कामा में या फिर उसको थोड़ा हाईलाइट करके लिखने का प्रयास करें, ताकि उसकी निगाह उस पर पड़े और मात्र वही अच्छी अच्छी चीज़ें उसको दिखाई पड़े। जो बेकार चीज़ें, जो गलत चीज़ें आप लिखे हैं उसको ना वहाँ पर उसकी निगाह जा पाए, और वो अच्छी चीज़ों को देख करके उसी हिसाब से आपका मूल्यांकन करके और आपको अंक प्राप्त कर दें। तो ये चीज़ें होती हैं चतुराई, और यही स्मार्ट वर्क होता है, यही स्किल्स होती है। आप कितना भी अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास करें, लेकिन जब हाईलाइटर का प्रयोग नहीं करना है आपको। हाईलाइट यानी कि थोड़ा सा अंडरलाइन कर देना है या काले पेन से लिख देना, ये सब चीज़ें। तो फिलामेंट वह आधारीय दृष्टिगत और सूक्ष्म इकाई है जिसमें कि वस्त्र निर्माण हेतु आवश्यक गुण होते हैं और जिसे वस्त्र निर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फिलामेंट को वस्त्र बनाने में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जिसमें क्या होता है वस्त्र निर्माण हेतु आवश्यक गुण भी, आवश्यक क्वालिटी होती है वस्त्र बनाने के लिए, तो उसी को हम फिलामेंट कहते हैं। एक आधारीय दृष्टिगत और सूक्ष्म इकाई होती है फिलामेंट, ठीक है, और वस्त्र निर्माण हेतु इसमें आवश्यक गुण होते हैं जिसे वस्त्र निर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये फिलामेंट की परिभाषा हो गई। छठवां प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न आपके समझ पूछा जा सकता है कि वस्त्र तंतु से आप क्या समझते हैं। वस्त्र तंतु से, वस्त्र तंतु का अर्थ उस तंतु से होता है जिसे धागे या सूत तैयार किए जाते हैं। आपने देखा होगा धागा बनाना, सूत बनाना, ये सब इसी को कहते हैं तंतु, ठीक है। तो वस्त्र तंतु का अर्थ उस तंतु से है जिससे धागे या सूत तैयार किए जाते हैं, और उसी सूत को विभिन्न बुनाई की विधियों के द्वारा कपड़ों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उन्हीं मतलब कि धागे और सूत के माध्यम से कपड़े तैयार किए जाते हैं, जिसे हम पहनने योग्य वस्त्र तैयार किए जाते हैं।
अर्थात वस्त्र तंतु एक प्रकार की कच्ची सामग्री है जिस प्रकार से फिलामेंट जो कि विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया द्वारा पहनने योग्य वस्त्र तैयार करने में सहायक सिद्ध होती है। तमाम प्रकार की गतिविधि होने के बाद में इन्हीं तंतुओं के द्वारा क्या होता है, वस्त्रों का निर्माण संभव हो पाता है। ठीक, तो ये होता है वस्त्र तंतु। 7वां प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, फाइब्रिन किसे कहते हैं? फाइब्रिन जो होता है रेशम के कीड़े के द्वारा अच्छा, एक मिसिंग है क्या यहाँ पर? 1 मिनट रुकिएगा आप सभी लोग। चलिए 1 सेकंड रुकिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं तुरंत ला रहा हूँ। ठीक है, 7 के बाद में यहाँ पर डायरेक्ट 14 आ गया। मैं थोड़ा सा ढूंढ लूँ इसको कहाँ पर लगा है। तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है कि फाइब्रिन किसे कहते हैं? तो रेशम के कीड़े के द्वारा रेशम के निर्माण में फिलामेंट कीड़े के आसपास अंग्रेजी के आप देखिएगा कहीं ना कहीं पे अंग्रेजी के जो है 8 में लपेटता है। 8 आकार में आप देखिए जिस प्रकार से 8 होता है उसी प्रकार से ये फाइब्रिन जो होता है ये लपेटता है। ठीक है, तो रेशम के कीड़े के द्वारा रेशम के निर्माण में फिलामेंट जो होता है वो कीड़े के आसपास क्या करता है, अंग्रेजी के 8 के आकार का यानी इसी प्रकार से लपेटने का कार्य करता है। और फिलामेंट दोहरे धागे के रूप में होता है जिसे हम फाइब्रिन कहते हैं। तो जो फिलामेंट दोहरे धागे के रूप में होता है 8 की भांति लपेटता प्रतीत होता है उसी को हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न की वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। वस्त्र तंतुओं का वर्गीकरण, हम जंतुओं की प्राप्ति स्रोत के आधार पर तंतुओं को हम 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वस्त्र तंतुओं का निर्माण वर्गीकरण कैसे हो सकता है? देखिए, पहले तो प्राकृतिक तंतु और दूसरे रासायनिक या संश्लेषित तंतु। अच्छा, कुछ तंतु जिनकी प्राप्ति प्रकृति से होती है, प्राकृतिक तंतु, तथा कुछ अन्य तंतु जिनको रासायनिक या संश्लेषित विधियों द्वारा निर्मित किया जाता है वे कृत्रिम तंतु कहलाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने शुरुआत में ही वर्गीकरण आपको बता दिया कि प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। तो कृत्रिम तंतु में रासायनिक तंतु भी आ जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक तंतु में आपके वनस्पति वगैरह के तंतु और जो है जानतो तंतु और एक प्रकार से आप देखिएगा, और हमने आपको मतलब बताई थी किस प्रकार के तंतुओं का निर्माण, जैसे कि खनिज से बने तंतु, ये सब प्राकृतिक तंतु हैं। ठीक, 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि रियान बनाने की विस्कॉस विधि क्या है? रियान बनाने की विस्कॉस विधि क्या है? तो रियान बनाने की इस विधि का आविष्कार सन 1892 ईस्वी में बेवर क्रॉस व मीडल नामक 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के किया। बांस की लुगदी की, बांस का समझ रहे, बांस की लुगदी यानी कि उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं बांस की जो लुगदी होती, जो मलबा बोलते हैं इसको, उसको खूब अच्छे तरीके से गूँथ करके, तो बांस की लुगदी में कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करा करके उसको क्षारीय सेल्यूलोज में परिवर्तित कर लेते हैं। रियान ऐसे बनता है। और रियान क्या है? रियान एक प्रकार से मैंने शुरू में ही आपको बताया कि रियान एक प्रकार का क्या है भैया, रियान जो है आपका एक प्रकार का मानव निर्मित रेशा होता है। इसको बनाने में क्या होता है, 1892 में इसका आविष्कार हुआ, बेवर क्रॉस और मीडल नामक वैज्ञानिकों ने किया। बांस की लुगदी में कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करवा करके उसे क्षारीय सेल्यूलोज में परिवर्तित कर लिया जाता है और 2-3 दिन के बाद में कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 मिला करके जैंथेड सेल्यूलोज को बना लेते हैं। इसे जैंथेड सेल्यूलोज को आप देखिएगा इसके कास्टिक सोडा के पतले घोल में डालते हैं और डाल करके गाढ़ा होने देते हैं और प्राप्त गाढ़े पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, बिस्फोस कहते हैं। ठीक, तो ये होता है एक प्रकार से रियान। इसी विधि से फिर उसके अंदर बिस्फोस बनता है, उसके अंदर आप रियान की बन जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, रियान बनाने की विधि है। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिए, 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, एग्जाम्स में प्रश्न जरूर आते हैं। प्रश्न क्या है कि कपास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो वस्त्र निर्माण के लिए अपनाए जाने वाले प्राकृतिक तंतुओं में कपास का जो महत्वपूर्ण मतलब कि जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है और कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। प्रत्येक देश में आप देखेंगे तो कपास कहीं ना कहीं पाया ही जाता है। अति प्राचीन काल से विश्व के विभिन्न देशों में वस्त्र निर्माण के लिए कपास के तंतुओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।
और कपास के निर्मित वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। इसकी कार्य क्षमता जो होती है अपूर्व होती है और यह अधिक टिकाऊ भी होता है। कपास से बने वस्त्र मजबूती में इसके बराबरी कोई दूसरा वस्त्र नहीं कर सकता है, अतएव ये सबसे अधिक स्वास्थ्यकर भी प्रमाणित होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो कपास होता है ये बड़ा ही उपयोगी है और इस प्रकार से आप इसका परिचय दे सकते हैं। 11वां नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि कपास के तंतुओं पर फफूंदी व कीड़ों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो कपास के तंतुओं पर फफूंदी या कीड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है कीड़ों का। तो कपास के तंतुओं पर नमी की स्थिति में क्या होता है, जब कपास के तंतु जो होते हैं उन पर नमी पड़ती है या नमी की स्थिति होती है तो नमी की स्थिति में फफूंदी शीघ्र लग जाती कपास के मतलब रेशे पर, ठीक, तंतु पर। इसमें फंगस के कारण से क्या हो जाता है, छोटे हरे काले या फिर जंग के रंग के धब्बे जान पड़ने लगते हैं उस पर वस्त्र पर। सड़ी मिट्टी सी गंध आने लगती है, लेकिन कीट के लार्वा इसे नहीं खाते हैं, अतः यह तंतु कीट अवरोधक है। ओके, कीट अवरोधक है, लेकिन ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जब नमी पाता है तो ये नमी पाता तो क्या हो जाता भाई, नमी पाता है तो इसमें क्या हो जाता है, दाग पड़ने लगते हैं, काले हरे काले धब्बे, या फिर एक प्रकार से जैसे जंग लगता है, मूर्छा जिसको कहते हैं, तो उस प्रकार से कुछ होने लगता है। अगला प्रश्न सभी लोग देखिएगा। 12वां नंबर प्रश्न है, कपास के उपयोग बताइए। कपास के उपयोग, तो कपास के बीजों से तेल बनता है जो कि साबुन के निर्माण में काम आता है। कपास के बीजों से क्या बनता है भाई, साबुन बनता है जो कि किसके निर्माण में काम आता है, कपास के बीजों से तेल बनता है जो कि उसी तेल से आप देखिए साबुन निर्माण में उपयोग किया जाता है। और इसके बीज भी खली पशुओं के चारे के रूप में खिलाई जाती है। कपास के कुछ भाग का प्रयोग खरी माने होता है, जैसे कि खली जिसको कहते हैं, खाल जिसकी, उसी को खली कहते हैं, खाल को। आप देखते हैं कभी तेल पिराने आप लोग गए होंगे, जो बच्चे होंगे लड़के उनको पता होगा, उनको पता होगा कि जो तेल पिरवाने जब आप जाते हैं सरसों लेकर के तो तेल निकलता है और इधर खरी निकलती है। खरी जिसको गांव में खरी खरी कहते हैं, तो उसी को खली कहा था। खली माने खाल। तो वो खाल जो होता है पशु लोग खा लेते हैं, ठीक है, और उससे वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो देखिएगा जो खली होता है पशुओं के चारे में के रूप में खिलाई जाती है। कपास के कुछ भाग का प्रयोग मानव निर्मित रेशे, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक फिल्म, वर्निश बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कपास के कई सारे उपयोग होते हैं। अगला प्रश्न आप देखिए। 13वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि रेशम व कपास को जलाने पर दोनों की गंध में क्या अंतर होता है। तो जब भी हम रेशम और कपास के जो पौधे होते हैं उनको जब जलाते हैं तो रेशम और कपास को जलाने पर उनकी गंध में काफ़ी अंतर होता है। रेशम को जलाने पर उसकी गंध पंख व जो है बाल जैसे जलता है। इस प्रकार से अगर किसी चिड़िया का पंख जल जाए या किसी का बाल जल जाए तो जिस प्रकार से बदबू करता है, गंध करता है, तो उसी प्रकार से जब कपास जलता है तो गंध करता है। लेकिन कपास में कागज़ के जलने की गंध का समावेश होता है। तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं पे रेशम व कपास को जलने पर उसकी गंध जो होती है उन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। जब रेशम को हम जलाते हैं तो क्या होता है, गंध पंख और बाल के समान आती है, लेकिन जब हम कपास को जलाते हैं तो कागज़ के जलने की गंध आती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों में यही अंतर है। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला प्रश्न है, ऊन क्या है। ऊन क्या है भैया, तो ऊन एक जानतो मतलब कि तंतु है। जानतो माने जंतु से बना हुआ तंतु है, ठीक है, यानी प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत ही हम इसको रख सकते हैं। तो ऊन एक जानतो तंतु है जिसकी प्राप्ति जानवरों के शरीर पर पाए जाने वाले जो बाल होते हैं उन्हीं बालों से होती है। पर्वतीय और बर्फीली जो बर्फीले इलाके होते हैं उनमें पाए जाने वाले जानवरों के शरीर पर प्रायः जो बाल होते हैं लंबे होते हैं और घने होते हैं, और ये बाल पशुओं के शरीर पर ठंड, धूप व गर्मी से रक्षा करने में अनुकूलता प्रदान करते हैं। आदि मानव इन जानवरों की खाल जो है प्राप्त करने हेतु इन जानवरों को शिकार करते थे और उस खाल को एक प्रकार से अपने ओढ़ने के लिए या फिर उस पर बैठने के लिए प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये होता है ऊन। समझ में आ गया ऊन क्या होता है।
15वां नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। प्रश्न है कि सिल्क या रेशम क्या है? तो रेशम एक प्रोटीन, क्या है रेशम भाई? रेशम जो होता है, रेशम एक प्रोटीन व जांतो तंतु है जो शहतूत के वृक्ष पर पलने वाले जो कीड़े होते हैं उन कीड़ों से प्राप्त होता है। और रेशम के जो वस्त्र होते हैं अपनी सुंदरता के लिए, अपने लचीलेपन के लिए, अपने मुलायमियत के लिए, चिकनेपन के लिए, आकर्षण के लिए, इन सभी कारण से वस्त्रों के राजा कहे जाते हैं। तो रेशम जो होता है वस्त्रों का राजा है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो है वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? रेशम को। क्यों कहा था? क्योंकि उसकी सुंदरता ठीक है, अच्छा लगता है देखने में, लचीला है, मुलायम है, चिकना है, वो आकर्षण है, ये सब चीज़ें। ओके। इसके विशिष्ट गुणों के कारण रेशम के वस्त्र शान शौकत के प्रतीक होते हैं। यह पहनने में भी हल्के और सुंदर लगते हैं। तो इसीलिए रेशम जो होता है ये महत्वपूर्ण होता है और रेशम का उपयोग आजकल लोग करते भी हैं उसके वस्त्रों उसके द्वारा बने। 16वां प्रश्न आपके समक्ष है कि सूत का क्या अर्थ है? सूत का क्या अर्थ है भैया? सूत मतलब होता है, सूत वह शब्द है जो निरंतर धागे के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सूत यानी धागा, ठीक है। और यह सूत्र आपस में गुंथ करके समूह के रूप में तंतु का निर्माण करते हैं। सूत्र से तंतु निर्माण की प्रक्रिया कताई कहलाती, स्पिनिंग जिसको कहते हैं। और स्पिन धागे या सूत वस्त्र की बुनाई के आधार होते हैं। सूत माने धागा, और देखते सूत से बना सूत्र। सूत्र माने क्या होता है? इसे कहते हैं मंगल सूत्र। तो मांगलिक धागा, उसी को मंगल सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र मतलब एक प्रकार से एक ऐसा धागा जो कि मांगलिक अवसरों के लिए प्रयोग किया था। तो विवाह एक जैसा मांगलिक अवसर है, ये सब चीज़ें। तो मेरे कहने का मतलब सूत्र माने धागा, वो धागा तंतु, रेशा जिसको आप कहते हो, तो रेशा तंतुओं से धागे बनते हैं, सूत बनते हैं, ठीक। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 17वां प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है कि करघे के विभिन्न भाग क्या हैं? करघे के मुख्य भाग कौन कौन से? पहला तो है वार्प बीम। वार्प बीम ये करघा का एक भाग है। दूसरा भाग कौन सा है? क्लॉथ बीम। ये सब ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे करघे के जो विभिन्न भाग क्या हैं, तो करघे के विभिन्न भाग कौन कौन से? पहला वार्प बीम, दूसरा क्लॉथ बीम, तीसरा हार्नेस, चौथा शटल और पांचवा रीड। ये करघे के मुख्य रूप से भाग होते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, एग्जाम से प्रश्न आ सकता है। 18वां नंबर प्रश्न है, बुनाई से क्या आशय है? यानी कि बुनाई, अच्छा लिखेंगे आप क्या कि बुनाई दो या दो जोड़ी धागों की स्थिति में पारस्परिक गुथाव द्वारा परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। तो बुनाई क्या होता है? दो या दो से अधिक धागा हैं, उन धागों को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उन दोनों धागों को गूंथ करके वस्त्र निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बुनाई कहते हैं, ठीक है। और बुनाई में लंबवत और क्षैतिजीय प्रयोग किया जाता है। कभी कभी लंबवत बुनाई, कभी कभी क्षैतिजीय बुनाई। धागों को समांतर स्थिति में रखा जाता है और क्षैतिजीय धागों में आप देखिएगा, क्षैतिजीय धागों से वस्त्र बुना जाता है। अनुदैर्ध्य धागों के योग को ताना और क्षैतिजीय धागों के योग को बाना कहते हैं, ठीक है। तो ताना बाना आपको तो पता ही होगा क्या होता है, तो वही चीज़ है। 19वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, बुनाई की प्रमुख क्रियाएं कौन सी हैं? बताएं, बुनाई की प्रमुख क्रियाएं कौन कौन सी? भाई देखिए, बुनाई की प्रमुख क्रियाएं निम्नलिखित हैं, ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे। पहला सडिंग, एक प्रकार से बुनाई की क्रिया है। दूसरी क्रिया कौन सी? बुनाई की पिकिंग। तीसरी क्रिया कौन सी है? बेटनिंग। चौथी क्रिया कौन सी है? लपेटना या छोड़ना। ये सब क्रियाएं किसकी हैं? सब बुनाई की ही क्रियाएं हैं। तो बुनाई की कई सारी क्रियाएं हैं। सडिंग हो गया, पिकिंग हो गया, बेटनिंग हो गया, लपेटना तथा छोड़ना होगा, ये सब किसकी? बुनाई की ही क्रियाएं हैं, ओके। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 20वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है। ट्विल बुनाई किसे कहते हैं? ट्विल बुनाई किसे कहते हैं? तो ट्विल बुनाई में तिरछे रूप में डिजाइन बने होते हैं जो कि तैरते हुए दिखाई देते हैं। ट्विल बुनाई क्या होता है? ट्विल बुनाई में तिरछे रूप में डिजाइन बने हुए होते हैं जो कि एक प्रकार से तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। और विशेष प्रकार की तिरछी रेखा ट्विल बुनाई की पहचान होती है। जो भी बुनाई तिरछी टाइप की होगी उसका मतलब ट्विल बुनाई है। और इस बुनाई में दिखने वाली जो लहरें होती हैं उन लहरों को छोटा बड़ा करके और सूत्रों को विभिन्न रंगों में रंग कर सजावट उत्पन्न की जाती है। तिरछे तिरछे होते हैं तो उनमें प्रत्येक धागे को अलग अलग कलर में रंग दें तो इस प्रकार से वो और अच्छा दिखने लगता है। तो ये होती ट्विल बुनाई। अच्छा, ट्विल बुनाई कई प्रकार भी होते हैं। ट्विल बुनाई के प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि ट्विल बुनाई के प्रकार बताइए। तो ट्विल बुनाई के निम्नलिखित प्रकार हैं या उसके प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला प्रकार असम ट्विल, दूसरा सम ट्विल, ठीक है। तो एक असम ट्विल होता है, एक सम ट्विल होता है, एक ढलुआ ट्विल, एक नुकीला या नोकदार ट्विल, एक लहरदार ट्विल, एक चौंकाने वाला ट्विल, ठीक है, एक गुथी हुई ट्विल, एक फैंसी ट्विल। ये सब क्या होते हैं? ये सब
ट्विल जो है बुनाई के क्या हैं, प्रकार हैं। तो ट्विल बुनाई के ये प्रकार हैं: गुथी हुई ट्विल, फैंसी ट्विल, चौंकाने वाली ट्विल, लहरदार ट्विल, नुकीला और नोकदार ट्विल, ढलुआ ट्विल, सम ट्विल, असम ट्विल। तो ये ट्विल बुनाई के प्रकार हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न सभी लोग देखिएगा मेरे भाई। प्रश्न क्या है कि रिबू बुनाई के प्रकार बताइए। रिबू बुनाई के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहली, वार्प रिब जो है ये रिब बुनाई के प्रकार है रिबू बुनाई की, ठीक। दूसरा, वेप्ट रिब। तीसरा, चौकदार रिब, ठीक है। और चौथा, स्ट्राइप रिब। और जो है 5वां, मैट रिब। ये सब रिब बुनाई के या रिबू बुनाई के प्रकार हैं, ठीक। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 23 नंबर प्रश्न देखिएगा सभी लोग। 23 नंबर प्रश्न है कि फैंसी बुनाइयों के विभिन्न प्रकार क्या हैं। फैंसी बुनाइयों के विभिन्न प्रकार क्या हैं। देखिए, फैंसी बुनाइयों के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहली होती डाबी बुनाई, ये फैंसी बुनाई है। दूसरी बुनाई होती है आपकी जैकार्ड बुनाई, ये भी फैंसी बुनाई है। तीसरी होती है स्वीवेल बुनाई। चौथी होती है लीनो बुनाई या फिर गाज बुनाई। पांचवी बुनाई होती है लेपेट बुनाई। छठवीं बुनाई होती है डबल क्लॉथ बुनाई। तो ये सब बुनाई के क्या हैं, फैंसी बुनाइयों के प्रकार हैं। कौन कौन से आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। डाबी बुनाई, जैकार्ड बुनाई, स्वीवेल बुनाई, लीनो बुनाई या फिर गाज बुनाई जिसको कहते हैं, लेपेट बुनाई, या इसके अलावा डबल क्लॉथ बुनाई। तो ये सब फैंसी बुनाइयों के प्रकार हैं। 24वां प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, बास्केट बुनाई किसे कहते हैं अथवा बास्केट बुनाई क्या है। तो बास्केट बुनाई को सूत की बुनाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बास्केट बुनाई को ही हम सूत की बुनाई भी कहते हैं। यह बुनाई सादी बुनाई की तरह ही होती है तथा संतुलित होती है। इसमें दो या दो से अधिक धागों को एक साथ ताने व बाने में प्रयोग किया जाता है और इसके पश्चात इन धागों को मतलब कि सादा बुनाई में भी बुनाया जाता है। तो ये एक प्रकार से बास्केट बुनाई कही जाती है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 25 नंबर प्रश्न है, ब्रेडिंग क्या है। तो वस्त्र निर्माण करने की एक विधि होती है ब्रेडिंग। और ब्रेडिंग, इस विधि में आप देखिएगा, ब्रेडिंग में 3 या 3 से अधिक धागे को लेकर के एक दूसरे पर चोटी के समान, जैसे औरतें चोटी गोदती हैं 3 धागों को लेकर के, 3 जो है बाल के झुंडों को लेकर के, तो उसी प्रकार से ये भी होता है। तो ये होता है ब्रेडिंग में आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं पे ये चोटी 3 से अधिक या 3 से अधिक धागे लेकर के एक प्रकार से चोटी के समान गूंथ लिया जाता है। कभी कभी जो है क्रोशिये से भी यह कार्य किया जाता है। और सजावटी काम में आने वाले सुंदर व आकर्षक वस्त्र इस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं, ब्रेडिंग के द्वारा। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं। तो ड्राफ्टिंग माने तो ड्राफ्ट माने क्या होता है, एक प्रकार से खाका या मसौदा, यानी कि एक प्रकार से सांचा। तो सिलाई के पहले देखते होंगे आप लोग कि दर्जी जो होते हैं, हम औरतें जो होती हैं सिलती हैं, वो क्या कर लेती हैं, वो पहले उसका मसौदा यानी कि उसका वो तैयार कर लेती, पहले से कहाँ से हमको काटना है उसका चिन्ह लगा लेती हैं, ठीक है। तो उसी को ड्राफ्ट कहते हैं। वस्त्र की कटाई से पूर्व नापों के आधार पर कटाई के निमित्त वस्त्र की आकृति बना ली जाती है, जिसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग का अभ्यास कागज पर या मिल्टन क्लॉथ पर हम कर लेते हैं। और ड्राफ्टिंग बनाने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे कपड़े की आकृति सही व सुंदर बनती है और फिटिंग भी सही रहती है। बार बार ड्राफ्टिंग करने से यह पता चलता है कि कितना कपड़ा लगेगा। ओके, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका, वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए। वस्त्रों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए। तो वस्त्रों का चुनाव निम्न प्रकार से करना चाहिए। पहला, ऋतु संबंधी वस्त्र। ऋतु माने मौसम के हिसाब से वस्त्रों को लेना चाहिए। कौन सा मौसम से ठंडी चल रही तो स्वेटर टाइप का ले, थोड़ा सा फुल बाही का ले। अगर जो है गर्मी चल रही तो हाफ है ले लिया, इस प्रकार से ये। और इसके अलावा प्रकार संबंधी, ठीक, वस्त्रों का प्रकार कौन सा है, किस टाइप का वस्त्र है वो। नमूना संबंधी, यानी कि सैंपल एक बार देख ले कि हाँ ये हमने पहना था या एक प्रकार से अच्छा है या नहीं अच्छा, एक बार पहन के चेक कर ले। रंग संबंधी, रंग भी देखना पड़ता है कि किस रंग का है, कैसा रंग हम पर जचेगा। वस्त्रों की पहचान संबंधी, यानी कौन सा वस्त्र सूती है, टेरिकाट है। तो वस्त्र लेते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके, 28वां प्रश्न आपके समक्ष है, ऊन किस पदार्थ से बनता है। तो ऊन जो है केराटिन नामक एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बनता है, ऊन जो होता है। ओके, 29 नंबर प्रश्न है, प्रथम श्रेणी का ऊन किस प्रकार के ऊन को हम कहते हैं। तो प्रथम श्रेणी का ऊन हम किसे कहते हैं। प्रथम श्रेणी का ऊन मेरिनो जाति की भेड़ से प्राप्त होता है। यह ऊन क्या होता है, यह ऊन का सर्वोत्कृष्ट भाग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आ चुका है कि मानवकृत रेशों का निर्माण किससे होता है। तो मानवकृत रेशों का निर्माण किससे होता है भाई, किससे होता है? कपास लिंटर या लकड़ी के भीतर की जो लुगदी होती है उससे, बांस से होता है, अन्न के दानों के भीतर के जो भाग होते हैं उन सभी से, मानव के द्वारा निर्मित जो रेशे होते हैं उन सभी का निर्माण होता है। 31 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि एस्बेस्टस के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। एस्बेस्टस जो है एक खनिज तंतु है जो विविध प्रकार यानी कि तमाम प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है, और यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट का तंतुमय रूप होता है। कौन? एस्बेस्टस। ओके। इसके अतिरिक्त इसमें लोहा, एल्यूमिनियम और कुछ खनिज भी जो अशुद्धि के रूप में होते हैं वह भी मिलाए दिए जाते हैं, मतलब मिले रहते हैं। तो ये होता है एस्बेस्टस। अगला प्रश्न आपके समक्ष 32 नंबर प्रश्न है, एस्बेस्टस तंतु की विशेषताएं बताइए। एस्बेस्टस तंतु जो है यह अत्यधिक खनिज तंतु है। यह इटली, कनाडा व दक्षिणी अमेरिका में विभिन्न चट्टानों से प्राप्त होता है। एस्बेस्टस के तंतु अज्वलनशील, जंग प्रूफ एवं एसिड प्रूफ होते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण से इनको अग्नि शमन वाले व्यक्तियों की पोशाकों जो होते हैं उन पोशाकों, पर्दे आदि पर जो है आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 33वां प्रश्न आपके समक्ष है, विभिन्न प्रकार के रियान का नाम लिखिए। तो रियान कई प्रकार के होते हैं, वर्गीकरण निम्न है इसका। देखिए रियान जो होते हैं, रियान मुख्य रूप से 3 प्रकार। देखिए पहला है नाइट्रोसेल्युलोज रियान, दूसरा है विस्कोस रियान और तीसरा है कुप्रामोनियम रियान। जो नाइट्रोसेल्युलोज रियान होता है उसको कपास पर, आप देखिए कपास पर नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करके बनाया जाता है। जो विस्फोक जो है विस्कोस रियान है वो बांस की लुगदी पर कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करके बनाया जाता है। और जो है क्रूप्रामोनियम रियान है, कपास की जो पट्टियाँ होती हैं उन पट्टियों पर कॉपर सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये रियान हो गए। 34 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, जो है नायलॉन के विषय में आप क्या जानती हैं। नायलॉन के विषय में आप क्या जानती हैं? नायलॉन का आविष्कार कब हुआ था? सबसे पहले 1928 ईस्वी में न्यूयॉर्क की जो है ड्रे पोर्ट कंपनी के डॉक्टर कारा थर्स ने किया था। नायलॉन का तंतु बहुलक रेशा होता है। यह तंतु चिकना होता है, गोल होता है, अल्प पारदर्शी होता है, दीर्घाकार होता है। वस्त्र बनाते समय इन्हें आवश्यकता अनुसार लंबाई में काट लिया जाता है। तो ये होता है नायलॉन। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। देखिए 35 नंबर प्रश्न है, रेयान का पिता किसे कहा जाता है? तो 1892 ईस्वी में काउंट हिलेरी डी कार्डोनेट ने पहला रेशा नाइट्रोजन सेलुलोज बनाया, जिससे उन्हें रेयान का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? काउंट हिलेरी डी कार्डोनेट को रेयान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष 36 नंबर, डेक्रान के विषय में आप क्या जानती हैं? तो डेक्रान जो होता है इस तंतु का आविष्कार 1946 ईस्वी में हुआ और यह तंतु पॉलिएस्टर से बनता है। ये तंतु सीधे, चिकने व पर्याप्त गोल होते हैं। इन्हें जो है ताप शून्य में बनाया जाता है। ठीक। 37 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करें जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं। 37 नंबर प्रश्न है कि टेरिलीन के विषय में आप क्या जानती हैं? तो टेरिलीन जो होता है यह मूल रूप से एक एक्रिलिक तंतु होता है। यह ताप संज्ञाशील तंतु होता है। ये जो है इनसे साटिन जैसे चमकदार चिकने वस्त्र तैयार किए जाते हैं टेरिलीन से। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है, वस्त्र पहचानने के उद्देश्य। वस्त्र पहनने के क्या उद्देश्य हैं? वस्त्र क्यों आदमी पहनते हैं? तो वस्त्र पहनने के कई सारे उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है कि वस्त्र शरीर को ढकने का महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण करता है, यानी वस्त्र शरीर ढकने के लिए वस्त्रों को मतलब पहनना। दूसरा, वस्त्र पहनने के में से शरीर की रक्षा होती है। तीसरा, वस्त्रों से समाज की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। और इसके अलावा आप देखिएगा चौथा, वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकर्षण करते बढ़ाते हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें ये सब वस्त्र बनाने के जो है उद्देश्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 39 नंबर प्रश्न देखिएगा, लिनन के विषय में आप क्या जानती हैं?
तो लिनन जो होता है एक प्रकार की सन होती है और इसका तंतु फ्लास्क नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। लिनन जो होता है प्राकृतिक एवं वानस्पतिक रेशों में से एक होता है। लिनन से घरेलू वस्त्र जैसे कि मेजपोश, नेपकिन, तौलिए, तकिए का गिलाफ, चादरें अलंकरण के लिए आवरणों के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिनन घर की शोभा को बढ़ाते हैं। 40 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि सिलाई मशीन के साधारण दोषों को बताइए। सिलाई मशीन के दोष देखिए, पहला दोष ये कि धागे टूट जाते हैं सिलाई मशीन के। दूसरा दोष ये कि सुई के धागे का टूटना, सुई के जो धागे होते हैं वो टूट जाते हैं, वैसे धागे टूट जाते हैं। बाबिन में धागे का टूटना ये भी इसका एक प्रकार से दोष है। मशीन का भारी चलना ये भी सिलाई मशीन का दोष है। सुई का बार बार टूटना ये भी दोष ही है। नीचे के धागों में गुच्छे बनना ये भी दोष है सिलाई मशीन का। कपड़े का रुक रुक कर आगे खिसकना है बढ़ना ये भी दोष ही है। कपड़ों का इकट्ठा होना ये भी दोष ही है सिलाई मशीन का। ऊपर व नीचे के धागों का उपयुक्त तनाव ये सब भी क्या है, ये सब सिलाई मशीन के साधारण दोष हैं। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि सिलाई मशीन के साधारण दोषों को बताइए। तो ये तो हो ही गया, मैंने आपको बताया ही। अगला प्रश्न देखिएगा, 41 नंबर प्रश्न है कि रेशम की भौतिक विशेषताएं बताइए। रेशम की भौतिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता की संगठन। रेशम की भौतिक विशेषताएं क्या है कि रेशम के जो रेशे होते हैं संगठन कर लेते हैं और लंबाई में होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। चमक और लचीलापन होता है रेशम में। ऊष्मा के संचालन में एक प्रकार से भूमिका निभाते हैं। घर्षण प्रभाव होता है इन पर, और सफाई एवं धुलाई, ये तमाम प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेशम की विशेषताओं को इंडिकेट किया जाता है। ये सब भौतिक विशेषताएं हैं रेशम की। 42वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। क्या प्रश्न दिया गया है, मोयरिंग का क्या आशय है समझाइए। मोयरिंग जो होता है ये वस्त्रों की सतह को चमकदार बनाने की एक प्रकार की परिसज्जा होती है। इसमें उभरे हुए बेलनों द्वारा वस्त्रों पर प्रेस की जाती है जिससे चमकदार, आकर्षक व लहरदार डिजाइन तैयार की जाती है। उसी को मोयरिंग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष 43 नंबर प्रश्न देखेंगे सभी लोग। खनिज तंतु एस्बेस्टस का निर्माण किस प्रकार होता है। तो एस्बेस्टस का निर्माण जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि एस्बेस्टस तंतु निर्माण के लिए खनिज पदार्थों के सिलिकेट पर दबाव डालकर इनकी चादर बनाई जाती है पहले। फिर उसके बाद में इस चादर के सूक्ष्म रेशे काटे जाते हैं। उसके बाद में एस्बेस्टस रेशों में से क्रिसोलाइट एस्बेस्टस के तंतु जो होते हैं उनके निर्माण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त होते हैं, क्योंकि इनसे सबसे उत्तम प्रकार के लंबे, महीन, मजबूत और लचीले धागे बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। इनसे पलाई के वाले जो धागे होते हैं वो भी तैयार किए जाते हैं। तो ये खनिज तंतु एस्बेस्टस का निर्माण इस प्रकार से होता है। 44 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि परिधान निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। यानी परिधान निर्माण के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से, तो इसके विभिन्न सिद्धांत निम्न हैं। पहला है सिलाई का सबसे पहला सिद्धांत है उपयुक्त फिटिंग, ठीक है। परिधान निर्माण का सबसे पहले वस्त्र बनाने का सबसे पहला जो सिद्धांत होता है क्या होता है, फिटिंग। किस नाप का वस्त्र सिलना है तो सबसे पहले फिटिंग ली जाती है। उसके बाद में सिलाई का दूसरा सिद्धांत है पदार्थ का उत्तम चुनाव। कौन से पदार्थ से बना है, किस कपड़े का हमको क्या करना, तो पदार्थ का उत्तम चुनाव। तीसरा जो इसकी एक विशेषता या एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे सिद्धांत है, तीसरा अन्य सिद्धांत यह है कि परिधान में समायोजन की संभावना होनी चाहिए। सिलाई का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह भी है कि परिधान आरामदायक हो, आसान हो और सुविधाजनक हो। तो इस प्रकार ये सिद्धांत होते हैं किसके, परिधान के। 45 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है कि रेशमी वस्त्रों पर फफूंदी एवं कीड़े लगते हैं या नहीं लगते हैं समझाइए। तो सिल्क यानी जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनमें फफूंदी यानी मिल्ड्यू नहीं लगती है, फिर भी बहुत दिनों तक आर्द्रतापूर्ण एवं अंधेरे स्थान में बंद रहने पर ये वस्त्र फफूंदी के शिकार हो जाते, फफूंदी पड़ जाती है, ठीक है इसमें। लेकिन कभी कभी ऐसे तो सामान्य स्थिति में फफूंदी नहीं लगेंगे, लेकिन जब आप कई दिनों तक ऐसे जगह पर रखेंगे जहाँ पर नमी लगातार बनी रहेगी
तो लग भी सकती है फफूंदी, ठीक है। रेशमी वस्त्रों में कीड़े लगने का भय रहता है जब वे मिश्रित रेशों से निर्मित होते हैं अथवा ऊन पर दी गई परिसज्जा कीड़ों को आकृष्ट करके मतलब करने वाली होती है। इन्हीं कारणों से प्राय रेशम वस्त्रों को कीड़े काट देते हैं। क्योंकि रेशम अगर प्योर रेशम है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर उसमें मिलावट है तो फिर कीड़े भी उसको काटने लगते हैं, ठीक है। अगर मिलावट नहीं तो नहीं काट पाते। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 46 नंबर। रेशमी वस्त्र धोने से पूर्व की तैयारी को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। रेशमी वस्त्र धोने से पहले की क्या तैयारी होनी चाहिए? तो रेशमी कपड़ों को गुनगुने पानी से धोना चाहिए। गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा गर्म कर ले, इसके लिए गुनगुना पानी तैयार रखना चाहिए। यदि जल कठोर हो तो उसे मृदु बनाने के लिए 1/2 चम्मच सुहागा या नवसादर जो है उसको पानी में मिला दीजिए। और रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए साबुन के छोटे छोटे टुकड़े या रिन या निरमा यानी सरफ या हुइल का प्रयोग करें और उसी में डाल दें पहले जल में, उसके बाद में फिर वस्त्रों को धोएं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 47 नंबर। सूत के विभिन्न प्रकारों को संक्षेप में प्रकट कीजिए। सूतों को देखिएगा विभिन्न रूप प्रदान किए जाते हैं या विभिन्न रूप प्रदान किए गए हैं। इसी आधार पर सूतों के प्रकार किए जाते हैं। सूत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य सूत, दूसरा है सम्मिश्रित सूत और तीसरा है नॉवेल्टी सूत। कौन कौन से हैं? सामान्य सूत, सम्मिश्रित सूत और नॉवेल्टी सूत, ये 3 प्रकार के सूत होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा 48 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि रेशम के विभिन्न प्रकार क्या हैं? तो रेशम मुख्य रूप से निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वनिर्मित या फिर जंगली रेशम और एक होता है उत्पादित रेशम। तो एक तो इसका एक का उत्पादन किया जाता है और एक का उत्पादन स्वयं ही हो जाता है। तो 2 प्रकार के रेशम होते हैं, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न देखिएगा। ऊन और रेशम में कोई 2 अंतर बताइए। ऊन और रेशम में 2 निम्नलिखित अंतर हैं। पहला अंतर है कि ऊन प्रोटीन प्रधान रेशा होता है लेकिन इसमें यूरिया की मात्रा भी मिलती है ऊन में। रेशम जो होता है शुद्ध प्रोटीन तंतु होता है। ऊन तंतु पर फफूंदी नहीं लगती है, दूसरा अंतर। और कीड़ों से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऊन पर फफूंदी नहीं लगती है परंतु कीड़ों पर नष्ट हो जाते हैं, किंतु रेशम जो होता है शुद्ध रेशम पर फफूंद व कीड़ों का प्रभाव नहीं होता है। अगर रेशम में मिलावट है और ज़्यादा दिनों तक आप कहीं पर रखते हैं नमी स्थानों पर, तब इसमें फफूंद और कीड़ों की संभावना होती है, उससे पहले बहुत कम होती है चांसेस, ओके। तो ये ऊन और रेशम में 2 अंतर हो गए। 50वां प्रश्न देखिएगा। वस्त्र व्यक्तित्व निर्माण में किस प्रकार सहायता प्रदान करते हैं? तो उपयुक्त समय व व्यवसाय के अनुसार वस्त्र पहनने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण आ जाता है। दूसरे लोग स्वतः ही उनसे प्रभावित होते लगते हैं। उचित वस्त्रों से व्यक्ति में स्वयं विश्वास उत्पन्न होता है। एक डॉक्टर, शिक्षक, पुलिस अधिकारी, दुकानदार, व्यापारी अपनी उचित वेशभूषा द्वारा ही आकर्षण के केंद्र होते हैं और उचित वेशभूषा ना होने से व्यक्ति दूसरों के मजाक का पात्र भी बन जाता है। तो ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे वस्त्र जो होते हैं ये व्यक्तित्व को निर्धारण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों निभाते हैं? क्योंकि वस्त्रों के द्वारा सबसे पहले जब आप अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं उसी से आप डिनोट हो जाता है कि आप क्या करते हैं और कितने क्या किस प्रकार से कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की विचारधाराएं होती है। 51 नंबर प्रश्न है, हेम्प क्या है? तो हेम्प के तंतु सीधे, ठोस व पारदर्शी होते हैं। मैंने बताया था हेम्प के बारे में आपको। तो हेम्प जो होता है ये तंतु जो होते हैं सीधे होते हैं, ठोस होते हैं, पारदर्शी होते हैं और इसका प्रयोग जो है गलीचा बनाने में, रस्से बनाने में, जूते के तले बनाने में तथा कागज़ आदि बनाने के लिए किया जाता है हेम्प का प्रयोग। इनमें ऐंठन व लचीलापन नहीं होता है। इनका तंतु चमकदार होता है और इसके अलावा अणु बीज यंत्र को देखने पर इसमें सन के समान जोड़ दिखाई पड़ते हैं किंतु इनके मध्य की नली चौड़ी होती है। ये तमाम प्रकार की विशेषता इसकी थी जो कि मैंने आपको बताई। 52 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कपोक क्या है? कपोक जो होता है एक प्रकार का वृक्ष होता है और वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है ये, और इसके बीज के चारों ओर तंतु कपास के समान ही लिपटा रहता होता है। इसका तंतु कपास के तंतु से उत्तम तथा रेशम के अनुरूप होता है। यह कताई के उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं होती है।
ये कपोक के वृक्ष होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 53 नंबर देखिएगा। प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले प्रकृति जनित रेशों को हम वानस्पतिक रेशे कहते हैं या सेल्यूलोज रेशे उसी को कहते हैं, ठीक है, जो वनस्पतियों से बनते हैं। इनकी रचना में मुख्य भाग सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज से निर्मित इन तंतुओं में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का भी अंश रहता है। वस्तुतः सेल्यूलोज का रासायनिक संगठन C6H10 यानी H10O5 का होल N होता है। सेल्यूलोज सभी वानस्पतिक वस्तुओं या तंतुओं के में उपस्थित होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। वानस्पतिक तंतु अम्ल से प्रभावित होता है। सांद्र अवलोह की क्रिया से तंतु नष्ट हो जाते हैं, जबकि क्षारकों का इन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। ये तमाम प्रकार की चीज़ें। अगला प्रश्न देखिएगा 54 नंबर प्रश्न है, रेशों के शुद्धिकरण को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो रेशम उत्पादन का अगला चरण होता है रेशों का शुद्धिकरण, और रेशों के शुद्धिकरण को आपसे पूछा गया कि संक्षेप में बताइए। तो रेशम उत्पादन के बाद में रेशम का शुद्धिकरण किया जाता है। जो ककून एकत्र किए जाते हैं उन्हें गर्म पानी में साबुन मिला करके गर्म किया जाता है पहले, और इस प्रकार से गर्म करने से ककून में जो विद्यमान रेशम के रेशे होते हैं मुलायम और नरम हो जाते हैं और इसमें सफ़ेदी और चमक भी आ जाती है। तो ये इसका शुद्धिकरण होता है रेशम का। ओके, चले 55 नंबर प्रश्न देखें सभी लोग। कताई को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। कताई क्या होती है? तो कताई या जो होती है यह सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है। रेविंग क्रिया के प्राप्त धागे को बोबिन की स्पिनिंग फ्रेम पर चढ़ा करके चढ़ा दिया जाता है, और इसमें कई रोलर्स लगे हुए होते हैं। प्रत्येक के बाद वाला रोलर पहले रोलर की की अपेक्षा और अधिक तीव्रतर गति से घूमता है। धागे को इन रोलर्स से गुजारा जाता है। अंतिम रोलर्स से निकलते वह धागा अभीष्ट व्यास व आकार का बन जाता है। इसी को हम कताई कहते हैं। ठीक, 56 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है कि बखिए के ठीक ना होने के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। बखिए के ठीक ना होने के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या लिखिएगा आप? बखिए के ठीक ना होने के भी निम्नलिखित रूप में से आप देखिएगा कोई एक या एक से अधिक कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि ऊपर या नीचे का धागा ठीक से नहीं पड़ा हो। दूसरा, धागा अधिक मोटा या पतला हो जाए तो भी बखिए ठीक तरीके से नहीं चलते हैं। इसके अलावा ऊपर और नीचे के धागों में तनाव का ठीक ना होना, एक धागा अधिक कसा हुआ हो और दूसरा धागा अधिक ढीला हुआ हो तो भी बखिए ठीक नहीं रहेंगे। इसके अलावा शटल टूटा हुआ होगा तो भी, और सुई टेढ़ी हो या घिसी हुई होती है तो भी ये सब बखिए के ठीक ना होने के कारण होते हैं। 57 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कपड़े का रुक रुक कर आगे खिसकने को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो आप देखते होंगे कि जब कभी कभी क्या होता है, जो सिलाई मशीन में आप देखिएगा जब कपड़े आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत लोग ट्रेंड होते हैं, धाड़ 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 सिलते चले जाते हैं, उनमें कोई दिक्कतें नहीं होती, गड़गड़ाहट। लेकिन क्या होता है कभी कभी कपड़े रुक रुक कर चलते हैं। तो क्यों चलते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं इस प्रकार के दोष के। पहला कारण है कि यदि धागों पर अधिक तनाव पड़ता है तो कपड़े रुक रुक कर चलते हैं। दूसरा कारण होता है यदि प्रेशर फुट का पेंच जो होता है अधिक ढीला होता है। जब प्रेशर फुट का पेच जो होता है वो अधिक ढीला होता है तो ऐसा होता है, कपड़े रुक रुक कर चलते हैं। इसके अलावा जो है जो स्विच रेगुलेटर होता है उससे स्विचों का नियंत्रण ठीक ना किया जाए तो भी कहीं ना कहीं पे ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक, कपड़ा आगे कठिनाई से खिसकेगा। तो कुल मिलाकर के इन सभी कारणों की उपस्थिति के जांच के लिए उचित उपाय प्रयोग में लाइए तो आप सही रहेगा, कपड़े सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। 58 नंबर प्रश्न, नीचे के धागों में गुच्छे बनने को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। नीचे के धागों में गुच्छे बनने को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो यह दोष निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कारणों से उत्पन्न हो सकता है। सुई ठीक से ना लगी हो या सुई उचित साइज की ना लगी हो तो जो नीचे के धागे होते हैं गुच्छे बना लेते हैं। दूसरा कारण है कि सुई टेढ़ी अगर होगी तो भी नीचे के धागों में गुच्छे बनेंगे। और इसके अलावा तीसरा कारण इसका यह है कि धागा सुई में ठीक से अगर नहीं पड़ता है तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा ऊपर का धागा
ठीक से न डाला गया हो तो भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा धागे का तनाव अधिक ढीला होगा तो भी इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये सब एक प्रकार से ये धागों में गुच्छे बनने के कारण है जो कि मैंने आपको बताया। 59 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है कि सुई के बार बार टूटने को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। सुई के बार बार टूटने के आप देखते हैं मशीन जब चलाता है कोई व्यक्ति थोड़ा सा नवधुआ टाइप का होता है तो खूब मशीन का जो नई मतलब मशीन हो चाहे पुरानी मशीन हो, सुई नई मंगाओ चाहे जो मंगाओ तुरंत फट से टूट जाती है और कुछ कारणों से भी टूटती है। आइए समझते हैं इन्हीं कारणों को। तो यह निम्न दोषों के कारण से होता है। पहला दोष क्या कि सुई कपड़े के उपयुक्त नहीं होती है। अगर कपड़ा ज़्यादा मोटा हो गया या कपड़े के अनुसार सुई का प्रयोग आपने नहीं किया, जिस हिसाब से कपड़ा है उसी हिसाब से सुई का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो सुई बार बार टूटेगी। ठीक है। इसके अलावा सुई क्लैंप में पूरी तरह घुसा कर कसी नहीं गई होती है या फिर क्लैंप ना कसा गया हो तो सुई बार बार टूटेगी। इसके अलावा सुई टेढ़ी होगी तो भी सुई टूट जाएगी फट से। इसके अलावा बाबिन केस का रिंग अगर गलत लगा होता है तो भी सुई बार बार टूटती। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि सुई टूटने के कारण है। 60 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है कि मशीन के भारी चलने को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। मशीन गाढ़ी या भारी क्यों चलती है? गाढ़ी मतलब या भारी मतलब गाढ़ी होता है कि रुक रुक कर मतलब कि एक प्रकार से थोड़ा जांगर लगा के या फिर बल ज़्यादा लगता है चलाने में, ये चीज़ें जांगर अवधि भाषा में बल को कहते हैं। 60 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। मशीन के भारी चलने को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो इसके निम्न कारण हो सकते हैं। पहला कारण शटल में धूल या मैल जम गई हो तो मशीन भारी चलेगी। दूसरा कारण है बहुत दिनों से मशीन में तेल नहीं डाला गया हो या उसके पुर्जे में अब देखिए तो जंग लग जाता है, जाम पुर्जा पड़ जाता है तो भी मशीन ज़्यादा गाढ़ी चलेगी, भारी चलेगी। शटल या बाबिन केस में धागा फंस जाता है तो भी क्या होता है, तो भी मशीन गाढ़ी चलेगी, जाहिर सी बात है। तो तेल वगैरह अगर समय समय पड़ता रहेगा मशीन में तो सलसल मशीन चलती रहेगी और अच्छे तरीके से चलेगी। उसमें क्या नहीं होगा, उसमें भारीपन का जो अनुभव जो होता है आपको वो नहीं होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। 61 नंबर प्रश्न आ चुका है कि बाबिन के धागे के टूटने के कारणों को बतलाइए। बाबिन के धागे के टूटने के कारणों को बतलाइए। या भी निम्नलिखित में से किसी की पर जो है कारण मतलब किसी भी कारण से टूट सकता है। यदि बाबिन में धागा ठीक से न लपेटा गया हो तो बाबिन से धागे टूट जाते हैं। इसके अलावा यदि बाबिन का पेंच अधिक कसा हुआ होता तो भी टूट जाता धागा। इसके अलावा यदि ऊपर व नीचे के धागों में के तनाव में अधिक अंतर होता तो भी ऐसा हो सकता है। यदि शटल या बाबिन केस ठीक से ना लगाया गया हो या फिर टूट गया हो तो भी बाबिन के धागे टूट सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार के कारण जिनसे सभी चीज़ें होती हैं। आगे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं और भी प्रश्नों को। ओके, तो अब यहाँ पर मेरे हिसाब से जो है अब इतना हम यहीं पर रोकते हैं और इसको हम जो है सेकंड पार्ट में हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम नेक्स्ट जो है अब देखिए यहाँ पर हमने तमाम प्रकार की चीज़ों को समझा। तो आज अब यहीं पर आपको रिलीफ देंगे। आप यहीं पर अब इसको थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम इसको समझाने का प्रयास और आगे का। तो आपने इसमें इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल को जाना। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट के पूरे चैप्टर के बारे में एक ही वीडियो में जानने का प्रयास। तो शुरुआत के 4 इकाइयों के बारे में आपने जाना और लास्ट के 4 इकाइयों यानी कि पार्ट जो ए था वो ख़त्म हो चुका है। पार्ट बी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो उसमें हम गृह प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो कुल मिलाकर के आज के वीडियो के माध्यम से हमने हर चीज़ को समझने का प्रयास किया है, बहुत सारी चीज़ों को जाना। ठीक है, लगभग हमने 61 प्रश्नों के बारे में समझने का प्रयास किया। बाकी के और भी जो और प्रश्न बचेंगे, लगभग आधे प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको हम नेक्स्ट डे चर्चा कर लेंगे। क्योंकि अभी जो है एक प्रकार से आप लोग पढ़ चुके तो 1 घंटा हो चुका लगभग। तो आप थोड़ा सा रिलीफ लेंगे, अच्छा फील करेंगे और आपका यही कहीं ना कहीं पे यही चीज़ होती कि आप अच्छे तरीके से रिलीव करें। और अभी आपके रात के 9 बजे से क्लास प्रारंभ हो जाएगी। जो है हिंदी साहित्य का जो पेपर हुआ है और लिखित टाइप का पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी की यूनिवर्सिटी के लिए, उसको सॉल्व करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो हिंदी का जो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का पेपर है उसमें देखिएगा कैसे कैसे प्रश्न आए हैं और उसके उत्तर कैसे लिखने थे, इन सभी चीज़ों पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग 9 बजे वाली क्लास अटेंड जरूर करें, फटाफट से जा करके उस क्लास को लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास। ओके, तो चलिए फिर हम उसी क्लास में मिलेंगे आपको और फिर कल की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे गृह प्रबंधन के गृह व्यवस्था से क्या आशा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम नेक्स्ट वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है।
तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास अपनी वीडियो को शेयर करिएगा। घर में जितने फ़ोन हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और, हाँ, आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र का जो पेपर है ये, इसको सॉल्व करवा करके आपके यमे करियर चैनल पर अवेलेबल जो है अवेलेबल हो चुका है। अभी रात के 8 बजे से क्लास हो रही थी, आप लोग इसको जा करके देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स वाले छात्र हैं हमारे। इसके अलावा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का भी कुछ इस प्रकार से थंबनेल बनाया हमने, और ये अभी आपके चैनल पर यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर ही अवेलेबल हो रहा है। और यमे करियर चैनल भी अपना ही, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, उस चैनल पर पड़ा हुआ है। शिक्षा शास्त्र का महासंग्राम का एक ही क्लास हो पाई थी और इसमें बहुत ज़्यादा लोग बातचीत कर रहे थे, डिस्टर्ब हो गई थी क्लास। अब हम इसको एक प्रकार से क्लास और देने का प्रयास करें। शिक्षा शास्त्र के और भी जो प्रश्न बचे हुए हैं उन सभी को आपको देने का प्रयास करेंगे जल्दी। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। ये सब वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। 9 बजे वाली क्लास में आप सभी लोग आइए, फटाफट से चलिए उस क्लास में पहुँचिए। इस वाली क्लास में हिंदी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में चर्चा करेंगे उसमें हम। चलिए फटाफट से आ जाइए सभी लोग। ओके, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, जिसमें लगभग बहुत सारे प्रश्न हैं। इस वीडियो में आप देखिएगा लगभग 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, 10 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं। इन सभी से आपको सामना करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत करने के बाद में सभी वीडियो आपके समक्ष लाई जाती है, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए।